धन्यवाद अर्पण जी। अच्छा, लग रहा है मैं जुड़ चुकी हूँ। नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रेणु स्मृति कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए अर्पण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और इस पटल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत और मुझे आज फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी का पाठ करने के लिए कहा गया है। रेणु की प्रतिनिधि कहानियों से तो हम सभी परिचित हैं। रसप्रिया, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीर्थोदक, तीन बिंदिया, ठेस, संवदिया और भी तमाम कहानियाँ। उनका पहला जो कहानी संग्रह है वो 1959 में आया था, ठुमरी नाम से। लेकिन उनकी जो पहली कहानी है वो 1944 की है। पहली कहानी का नाम है बट बाबा और ये 27 अगस्त 1944 को साप्ताहिक विश्वामित्र में प्रकाशित की गई थी। तो आज हम उनकी पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली और मैं 2 कहानियाँ पढ़ूँगी, बट बाबा जो पहली कहानी उनकी कही जाती है, जो लगभग वो 23 साल के रहे होंगे। 1921 में उनका जन्म है और 1944 की ये पहली कहानी है। तो काफ़ी रोचक होगा, इतने बड़े साहित्यकार का जो पहला कदम है, उसका साक्षी बनना, उसे पढ़ना और उसके बाद मैं पढ़ूँगी रखवाला, जो उसी के अगले साल मई 1945 में उन्होंने लिखी थी या प्रकाशित हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ, बट बाबा। गाँव से सटे सड़क के किनारे का वह पुराना वटवृक्ष, इस बार पतझड़ में उसके पत्ते जो झड़े, तो लाल-लाल कोमल पत्तियों को कौन कहे, कोंपल भी नहीं लगे। धीरे-धीरे वह सूखता गया और एकदम सूख गया, खड़ा ही खड़ा। शाम को निर्धन साहू की दुकान पर इसी पेड़ की चर्चा छिड़ी हुई थी। जब से इस गांव के खुशहाल किसान मुखिया अनंत मंडर की दुनिया बिगड़ गई, उनका बैठक खाना उजड़ गया। तभी से निर्धन साहू की दुकान पर ही गांव के लोगों की मंडली शाम को बैठती। दिन भर के थके मांदे किसान, खेतिहर मजदूर, नून तेल चावल दाल लेने या यूं ही थोड़ी देर बैठकर चिलम पीने, सुख दुख की कहानी कहने सुनने चले आते। शाम को थोड़ी देर बैठकर बातें करने का यही एकमात्र सहारा था। हाँ, तो उस शाम को वहां पर इसी पेड़ की चर्चा छिड़ी हुई थी। 8-10 व्यक्ति बैठे हुए थे। फरजंद मियाँ ने कहा, अरे क्या पूछते हैं, हमारे दादा कहते थे कि उनके बाप के बचपन में भी ये ऐसा ही बूढ़ा था। ओह! बैठे हुए लोगों में से प्रत्येक ने इसी प्रकार की कुछ न कुछ बातें कही। बूढ़ा निर्धन साहू का शरीर काला ज्वर से कंकाल मात्र रह गया था। तिस्वर में खांसी, कुछ बोलते ही खाएं 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 करने लगता था। उसकी 18 वर्ष की बेटी लक्ष्मनिया वही दुकान चलाती थी। बुढ़िया वसूल तगादा करती और शहर से सिर पर सौदा पत्तर ले आती थी। बूढ़ा बैठा बैठा दिन गिन रहा था। अभी जो उसने पेड़ के सूखने की बात सुनी तो खांसता और कराहता हुआ घर से बाहर निकल आया। बोला, बड़कुआ बाबा सूख गए का। बैठी हुई मंडली ने एक स्वर में कहा, हाँ, अब दुनिया ना रही। कहकर वह जो खांसने लगा तो 20 मिनट तक खांसता ही रहा। खांसी शांत होने पर भर्राए स्वर में लंबी निश्वास लेता हुआ बोला, अब न बचब हो राम। हिमालय और भारतवर्ष का जो संबंध है, वही संबंध उस वृद्ध पेड़ और गांव का था।
वह उन्नत मस्तक विशाल पेड़ प्रतिदिन सवेरे मटमैले अंधकार में गांव के आंगन आंगन में दृष्टि दौड़ाकर पूर्व क्षितिज पर न जाने क्या देखकर एक बार सिहरता, सिसकता, फिर टप टप आंसू बहाकर शांत हो जाता। सोता हुआ गांव जब अंगड़ाई लेकर उठता तो उसकी जटाएं हिलती डुलती रहती, पेड़ पर पक्षियों का कलरव होता रहता। जाड़े का दिन हो या गर्मी का मौसम, चाहे वर्षा की ही झड़ी क्यों न लगी हो, सुबह से शाम तक उसके नीचे औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान, गाय, भैंस, बैलों की छोटी सी टोली बैठी ही रहती थी। चैत्र वैशाख की दोपहरी में तो सारा गांव ही उसकी शीतल छाया का सहारा लेता। गांव का लुहार यहीं बैठकर हल वगैरह की मरम्मत करता। घर बनाने वाले मजदूर बांस यहीं बैठकर फाड़ते छीलते। औरतों का ओखल मुसल चलता रहता। बच्चों का घरौंदा खेल, जटाओं को बांध कर झूला झूलना, बूढ़ों की अनुभव अभिमान मिश्रित बातें तथा नौजवानों की नजर बचाकर नववधुओं और भाभियों की छेड़छाड़ भी चलती रहती। पेड़ की एक तरफ की जमीन में अनेक खुदे हुए काले चूल्हे, उसके पास जली अधजली लकड़ियां सदा बिखरी रहती। रात में व्यापारी गाड़ीवानों का यही रैन बसेरा था। इसके अतिरिक्त कभी बारात तो कभी डोली, कभी गाने गाजे बाजे, हाथी घोड़ा थोड़ी देर तक यहीं बैठकर सुस्ताते, गांव वालों का मनोरंजन कर चले जाते। डोलियां रुकती, किशोरी बालिकाएं, बाल वृद्ध लाल डोली लाल करने हैं रटते हुए दौड़ते। डोली की खिड़की खुलती, सब आश्चर्य से देखते। किशोरी लड़कियां मन ही मन अरमान सजाने लगती और हौसले भरे छोटे छोटे लड़के दौड़कर मां से कहते, मैं भी अच्छी दुल्हन लूंगा। एक जमाना था जब प्रत्येक शाम को उसके नीचे दिवाली की बहार रहती थी। प्रत्येक घर से घी से भरा पूरा एक एक दीप जाता था, सारी रात जगमग जगमग। किंतु इधर कई वर्षों से तो बस सहुआइन का दीपक ही थोड़ी देर तक टिमटिमाकर बुझ जाता। जुगनों की चकमक सारी रात होती रहती। एकादशी, पूर्णिमा आदि एवं त्योहारों पर उसकी पूजा भी होती। सिंदूर, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धूप दीप, पान सुपारी से वह देवता था हिंदुओं का भी, मुस्लिमों का भी। इधर कई वर्षों से मुसलमानों ने पूजा पत्तर छोड़ दिया है। मौलवी साहब एक आए थे उन्हीं के कहने से, पर बट बाबा को छोड़कर किसी दूसरे नाम से संबोधित करने की हिम्मत अब भी उन लोगों की नहीं हुई। बट बाबा कितने मानतों के आरजू मिन्नत को सुनते आए थे, जो उससे निराश होते सदा के लिए निराश हो जाते, और जिनकी मनोकामना पूरी होती वे निहाल हो जाते। कल की बच्चियां जवान होती, बट सावित्री पूजने आती। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की भी छठी पूजी जाती। मुंडन उत्सव होता, फिर शादी में जब वह वर का आभूषण पहनाकर प्रणाम करने ले जाती तो उसकी जटाएं सदा की तरह हिलती रहती। गुड़िया से दुल्हन आती, सोने चांदी के जेवरों से झमझमाती गाती बजाती औरतों की टोली उसे ले आती, प्रणाम कराकर ले जाती। वो खड़ा खड़ा न जाने कितने वर्षों से यह सब देखता आया था। वर यात्रा, शव यात्रा, भरी लाल मांग, धूली मांग, फूल सा कोमल बच्चे का मां की गोद में किलकारी भरना, और चिर निद्रा में मग्न एक ही दिन गांव में 10-10 नवागत शिशुओं का सोहर गाती, और एक ही साथ 15-15 अर्थियां इत्यादि देखते देखते वह स्थित प्रज्ञ हो गया था। इस बार वो खड़ा खड़ा ही सूख गया। प्रतिवर्ष की भांति वैशाख की दोपहरी आई। कड़कड़ाती धूप से आग की वर्षा होने लगी, और इस बार गांव के पशु पक्षियों में भी कोहराम मच गया। आने जाने वाले राही बटोही गाड़ीवान एक निराशापूर्ण दृष्टि से पेड़ की ओर देखकर आपस में कुछ बोलते चालते चले जाते।
गांव के बाहर सड़क के किनारे अज्ञात काल से वह खड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो भय से हार्ट फेल करके मरे हुए विकराल राक्षस के कंकाल को खड़ा कर दिया गया है। मुंह और आंखें भय से विस्फारित, दोनों हाथ उठाए हुए कंकाल की तरह। वह सूख गया, किंतु गांव वालों की उस पर श्रद्धा और भक्ति की धारा और भी तीव्र हो गई। यूं तो आपत विपत में उसकी मिन्नतें और पूजा पहले भी होती थी, पर जब से पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा, पूजा और मिन्नतों का तांता सा लग गया। लोगों की यह धारणा थी कि बाबा जाने के समय सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जिस पर ढल जाए वो माला। दिन अनंत मंडल की पतोहू चार आने का बताशा मान आई थी कि उसका पति, जो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 2.5 वर्षों से जेल में नजरबंद है और टीबी का शिकार भी हो चुका है, वो छूट जाए, रोग भी छूट जाए। और वह भी जिस दिन पहली बार ससुराल आई थी, बनारसी साड़ी, गहनों और शिक्षित पति के घमंड में वह बोली थी, मैं पेड़ पत्थरों की पूजा नहीं करती। लोग कहते हैं, और वह भी मानने लगी है, कि यह दुर्दिन उसी घमंड का कुफल है। उस दिन वो जो गई तो शरीर पर सिर्फ एक फटी साड़ी थी, जिसमें 5-7 पैबंद लगे थे। 4-5 साड़ी के टुकड़ों की पट्टियां लगी हुई थी। 2-2.5 हाथ कंट्रोल की साड़ी, सुहाग की साड़ी का एक टुकड़ा और अन्य साड़ियों के टुकड़ों की पट्टियों से बनी एक पचरंगी साड़ी से अपनी लाज ढकते, आंसू पोंछते हुए वह बोली थी, बाबा अब इससे बढ़कर कौन सी सजा दोगे। और वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। निर्धन साहू की बेटी लक्ष्मीनिया भी रो आई थी, बाबा गांव मोहल्ला टोला पड़ोस और जाति बिरादरी के लोग हंस रहे हैं, मैं इतनी बड़ी हो गई, कोई दूल्हे का बाप 1,000 से नीचे तिलक की बात ही नहीं करता है। बाबू और घर की दशा तुमसे छिपी नहीं है। दुनिया के लिए तुम सूख गए हो, पर तुम्हारा प्रताप तो नहीं सूखा है। बाबा यदि किसी दूल्हे के बाप का मन फेर दो तो मैं 8 आने की मिठाई और 1.25 हाथ लंगोट और प्रत्येक रविवार को नया दिया, नई बत्ती जला दूं। कलरू महतो पर जमींदार की कुर्की आने वाली थी। टहलू पासवान का बेटा फौज में था। भजू धानु की स्त्री बीमार थी। सब अपने अपने धन माल जान के लिए मनौती मना रहे थे। आज प्रातःकाल जमींदार के अमले सिपाही 40-50 मजदूर लेकर आ गए। गांव के मजदूर भी बेगार में पकड़े गए। लड़ाई का जमाना है, जलावन की भारी कमी, जमींदार साहब का हुक्म है कि पेड़ काटा जाएगा। लोग आपस में कानाफूसी कर बातें करने लगे। एक ही साथ पेड़ के सूखे तने पर 60-60 कुल्हाड़ों का वार हुआ। धाड़ धाड़ खड़ खड़ खड़ाक। गाय बैल घोड़े बकरे चौंक कर गांव से भागे। कुत्ते भौंकने लगे। भयभीत पक्षियों ने कलरव आरंभ कर दिया। छोटे छोटे बच्चे डरकर मां की छाती से चिपट गए। गांव के अर्धनग्न नर नारियों और शिशुओं के कंकालों की कतार एक टक से देख रही थी। कोई कोई मर्द भी फूट फूट कर रो रहा था, मानो सबों के कलेजे पर ही कुल्हाड़े चलाए जा रहे हैं। धड़ 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 धड़ाम, आर्तनाद कर पेड़ गिरा। फिर गांव में भारी कोलाहल। निर्धन साहू कल से बेहोश था। बोलने और सुनने की शक्ति शायद जाती रही थी। अंतिम घड़ियां गिन रहा था। पेड़ गिरने के धमाके से वह भी चौंका। अस्फुट स्वरों में बोला, आसमान से का गिरल रे लक्ष्मणी। अरे वाह। लक्ष्मणिया खिड़की से देख रही थी और खड़ी खड़ी सिसक रही थी। इसी के साथ पहली कहानी
का पाठ समाप्त होता है। किसे पता था कि यही कहानीकार, ये शुरुआत है और उसके बाद ये इतने बड़े 100 वर्षों तक उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें पढ़ा जाएगा, गुना जाएगा, उनका उत्सव मनाया जाएगा और उनकी प्रासंगिकता जैसे कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि ये उनका साहित्य हमें भारत की आत्मा से जोड़ता है। मुझे लगता है अब दूसरी कहानी का भी वाचन शुरू किया जाए। दूसरी कहानी रखवाला, ये मई 1945 में प्रकाशित की गई थी। ये नेपाल की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है और इसके बाद भी उन्होंने एक और कहानी नेपाल की पृष्ठभूमि पर लिखी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्हें कहा जाता है कि नेपाल प्रेमी कहानीकार है रेणु, और किसी ने लिखी है या नहीं, या उस समय लिखी थी या नहीं, इसका अंदाजा नहीं है मुझे। तो दूसरी कहानी है रखवाला। रक्त की प्यासी सभ्य दुनिया से दूर, बहुत दूर, हिमालय के एक पहाड़ी गांव का अंचल। छोटा सा झोपड़ा, पहाड़ी की ओट से छनकर आती हुई सूर्य की किरणों में छोटा सा सरकंडे का झोपड़ा सोने के झोपड़े की तरह चमक रहा था। झोपड़े के इर्द गिर्द केले, नारंगी, नाशपाती के दरख्त, फल फूल और हरे पीले पत्तों से लदे हुए पेड़। झोपड़े के सामने एक अमरूद का पेड़ और खूंटे से बंधा हुआ एक बछड़ा था। पेड़ के नीचे बैठी वो जंगली बेतों और बांस की पतली पतली तीलियों से डोको बना रही थी। प्यारा सा सुकुमार बच्चा गोद में मीठी नींद ले रहा था। किसी गीत की कड़ी को गुनगुनाती हुई वो काम कर रही थी। उसके हाथ मशीन की भांति चल रहे थे। बेंतों और तीलियों को काटते संभालते गुनगुनाहट का क्रम तो रुक भी जाता, पर उसकी स्मृतियों के तार नहीं टूटते थे। हाँ, कभी-कभी सामने की मटमैली धुंधली पहाड़ी की ओर नजर उठाकर देख लेती अपनी गोद में सोए प्यारे बच्चे को, पेड़ पर पके अमरूदों को। तब उसके मानस पटल पर चलने वाले स्मृतियों के सवाक चित्रपट के एकाध अस्फुट स्वर बाहर निकल पड़ते। और ये अमरूद का पेड़ तो एकदम बच्चा था उस समय, अब तो फलने लगा है। मन ही मन हिसाब जोड़कर जोड़ती 11, और फिर अतीत की स्मृतियां चलचित्र के समान क्रमबद्ध चलने लगती। 11 वर्ष बीत गए। अमरूद का यह पेड़, और महज 18 वर्ष की थी वह। फागुन का महीना, ऐसी ही धीरे धीरे बहती हुई बासंती हवा इसी पेड़ के पास खड़ी होकर सजल नेत्रों से अपने पति को विदाई देते हुए पीठ पर डोको लादे सतरंगे ऊनी कमरबंद से खुखरी को कमर में बांधते हुए उन्होंने कहा था, रोनछास तुत बावली मैं चांडे और डोको फारे रुपया लियर फर क्यों ला? धीरज बहादुर को दुल्हन लाए हैरान, तेस्को कान को झुमका, नाक को नथिया, जब मैं कलकत्ता को में कमाई हो, कलकत्ता में रुपया तैयार होंच। यानी रोती हो? तब पगली, मैं जल्दी ही डोको भर रुपया लेकर लौटूंगा। धीरज बहादुर की स्त्री को देखो ना, उसके कान के झुमके, नाक की नथिया, सब कलकत्ता की कमाई ही तो है। कलकत्ता में रुपए बनते हैं। 11 वर्ष पहले के विदा बेला के आलिंगन चुंबन को याद कर उसका हृदय धड़कने लगता, होंठ फड़कने लगते और नसों में बिजली दौड़ जाती। गांव का आवारा लफंगा बल बहादुर भी उनके साथ जा रहा था। वो इसी पेड़ के पास खड़ी देख रही थी और वे दोनों सामने की उसी मटमैली धुंधली पहाड़ी की छाया में छिप गए थे। पेड़ पर तोता अमरूद कुतरता, वह हाथ उठकर हिश कर उड़ाती और स्मृतियों का क्रम टूटते टूटते फिर चलने लगता। 8 वर्षों तक वह प्रतिदिन यहीं कुछ देर खड़ी होकर देखती रही थी।
किंतु उस धुंधली पहाड़ी की छाया से निकलकर कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं। खूंटे से बंधा बछड़ा माँ माँ करने लगता। गंभीर निद्रा में सोए हुए बच्चे को बाएं हाथ से कंधे और छाती पर चिपकाकर वह उठ खड़ी होती, बछड़े को पुचकारती, दुलारती और कोमल घास खिलाती। अरे, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? कहकर प्यार से एक मीठी चपत लगाकर आसमान में सूर्य की ओर देखकर बड़बड़ा। सुबह ही बिना खाए गया है, अभी तक वह नहीं लौटा। उसकी रोज की यही आदत बुरी। कुनकुनाती हुई वह वहीं जाकर बैठ जाती और फिर स्मृतियों के देश में विचरण करने लगती है। 8 वर्षों तक कोई ना आया। तीसरे साल अगहन महीने में शाम को जब वह आग सुलगाकर बाछा को सेक रही थी कि चंदू की मां ने आकर कहा, अरे पूनो, बल बहादुर कलकत्ते से आया है, मांझला के आंगन में है। सुनते ही वह नवजात बाछा को ठिठुरते छोड़कर दौड़ी थी मांझला के यहाँ। मांझला के यहाँ बूढ़े, बच्चे, लड़के, लड़कियां और गांव भर की स्त्रियां बल बहादुर को घेरे खड़ी थी। बीच में बैठा बल बहादुर कलकत्ते की हैरत भरी कहानियां सुना रहा था। ट्रेन गाड़ी, मोटर गाड़ी, हवाइया जहाज वगैरह की अजीब अजीब बोलियां वह हंस हंस कर सगर्व सबको सुना रहा था। सब आश्चर्य के पुतले बने सुन रहे थे, अचरज भरी हंसी हंस रहे थे। वो उसके पास न जा सकी थी, पिछवाड़े में ही खड़ी सब सुनती रही। बल बहादुर ने कहा था, हिरण्य दाजू पलटन में भर्ती भय। सुनते ही वो कांप उठी थी, उसके सिर में चक्कर आने लगा था। वो भाग आई थी। अपनी झोपड़ी में पड़ी पड़ी वह लगातार कई दिनों तक आंसू बहाती रही थी। उसकी आंखें डबडबाई, वो उठ खड़ी हुई, जंगल की ओर देखकर पुकारती, बहादुर। प्रत्युत्तर में खूंटे से बंधा बछड़ा करता और गोदी का बच्चा रो पड़ता। बच्चे को थपकियों से सुलाती वो फिर बैठ जाती और ताना बाना कहती थी। और यह बल बहादुर उसे कभी भी भला नहीं लगा था। बचपन से ही वो उसे जानती थी और उसे सैकड़ों बार गालियां दे चुकी थी। गांव की सभी लड़कियां उससे घृणा करती थीं। वो जंगल में लड़कियों को छेड़ता था। लेकिन उस दिन अपने को समझा बुझाकर वह उठी थी। बैठी बैठी गीत की एक कड़ी गुनगुना रही थी। तिमिति आयो लखन, दाजुलाए कहाँ छोड़े। यानी तुम तो आए लखन, पर भाई को कहाँ छोड़ आए। तिमी तो आए लखन, दाजुलाए कहाँ छोड़े। उसने पिछवाड़े से गाकर उत्तर दिया था, दाजू त गए निगाह पाछी, माए तीनों रखवारे। यानी भाई तो हिरण के पीछे गए, मैं तुम्हारी रखवाली करने आया हूँ। दाजू तो गए मृगा पाछी, माए तीनों रखवारे। उस समय बल बहादुर उसे बड़ा अच्छा लगा था। वो उसको पकड़ लाई थी आंगन में। घंटों बैठकर कलकत्ते की कहानियां सुनती रही थी। उसी दिन से वह रोज शाम को आकर कलकत्ते की कहानी सुना जाता। उनकी, पूनो के पति की बुद्धिमानी और अपनी बेवकूफी की हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। किस तरह वह एक कंपनी में दरबान था। उसी कंपनी का एक कुली भद्दे इशारे से हुंच हुंच दाजू कहकर चिढ़ाया करता था। वह खून का घूंट पीकर रह जाता था। किस तरह उसने जाकर हिरण्य दाजू से शिकायत कर दी और वे जाकर उस कुली को किस तरह खुखरी निकाल कर मारने दौड़े और वह कुली किस तरह दुम दबा कर भागा आदि बातें वह सविस्तार सुनाता। उसे बड़ी अच्छी लगती थी कलकत्ते की कहानियां। कैसा देश है जहां बिना तेल की बत्ती अपने आप शाम होने पर जल जाती है और सुबह को बुझ जाती है। बल बहादुर भी उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन वह बल बहादुर को पकड़कर समझाने लगी थी, बहादुर, तुम
तुम आवारागर्दी छोड़ो, घर बनाकर घर नहीं लाओ। वह ठठाकर हंस पड़ा था। भाऊजी, तुम भी कैसी हो? आवारागर्दी छोड़कर घर तो बना सकता हूँ, पर मेरे साथ रहना कौन लड़की पसंद करेगी? करेगी। तू आवारागर्दी तो छोड़। कुछ क्षण गंभीर रहकर वह मुस्कुराते हुए बोला था। अच्छा भाभी, एक बात पूछूं? पूछो। यदि आवारागर्दी छोड़ दूं तो तुम भी मेरे साथ? ठटहा कहकर उसके मुंह पर एक हल्की चपत लगाकर मुस्कुराती हुई गाय खोलने चली गई थी। बल बहादुर ने उसके हाथ से जबरदस्ती पगहिया ले ली थी। दो भौजी, मैं चला लाता हूं। उसी दिन से वह साथ रहने लगा। काम करने में तो वो भूत है, भूत। जब तक जाकर हाथ ना पकड़ो, काम नहीं छोड़ने का। आज 3 साल से किसके खेत में ऐसे फसल लगे हैं? वो अपने खेतों की ओर देखती। लहलहाते पौधे, मनमोहक हरियाली, कितना सुंदर। पूनो, पूनो! पास के जंगल से कोई पुकारता। आवाज पहचान कर वह उत्तर देती, आई! और गोदी में बच्चे को संभालती हुई वह जंगल की ओर दौड़ती। झाड़ी के पास जाकर फिर पुकारती, किधर? झाड़ी के उस पार से आवाज आती, इधर, इधर! बल बहादुर नवजात बछड़े को पोंछ रहा था। पास ही गाय खड़ी थी। पुनो को देखते ही वह खिल पड़ा। आओ, आओ! पुनो की गोदी में बच्चा जग पड़ा था। बच्चे को बल बहादुर की गोदी में देते हुए उसने बछड़े को बड़े प्यार से चुमकारा। फिर बोली, अब फरक ना घर, खाए की पनी छाई ना। यानी अब लौटो घर, खाए भी नहीं हो। अली पख ना, अली सुन ना, जरा ठहरो ना, जरा सुनो ना, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था। पुनो की आंखों में एक शरारत भरी लाली दौड़ गई थी और होठों पर मुस्कान। वह बछड़े को गोद में उठाते हुए बोली, चलो। अरे सुन ना। बहादुर रोकता ही रहा, पर वो चल पड़ी। दूध से सफेद बछड़े को गोद में लेकर पुनो आगे आगे भागी जाती थी। पीछे पीछे सद्य प्रसूता उजरी हिबंग हिबंग करती दौड़ी जाती थी। पास ही झरना कल कल कर रहा था और डालियों पर पक्षियों का कोरस गान शुरू हो गया था। पुनो रुक रुक कर पीछे ही देखती थी। सबसे पीछे बल बहादुर गोद में बच्चे को लिए, कंधे पर लठ रखे, धीरे धीरे विजयी वीर की तरह झूमता आ रहा था। उसकी गोदी में बच्चा रो रहा था और वह उसको अजीब लय में गीत गाकर चुप कराने की चेष्टा कर रहा था। ओ बाबू, गोरी को बधाई चामा, पैन रखवारा, चोरी भयो फल फूल। ओ बाबू, ओ बाबू, गोरी को बधाई चामा, छैन रखवारा, चोरी भयो फल फूल। ओ बाबू, ओ बाबू। धन्यवाद। दोनों कहानियों का पाठ हो चुका। आशा है कि कहानी आप तक पहुंची होगी। कोई त्रुटि रह गई हो या तकनीकी माध्यम है और गलतियां अवश्यम भावी होती है, इस माध्यम पर होती ही है, तो उसे नजरअंदाज करें और साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पण जी को और जन सुलभ पुस्तकालय को एक बार पुनः धन्यवाद मुझे रेणु की कहानी का पाठ करने का अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।